चलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हम जो है अपना मिड टर्म का पेपर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे और ये हमने तकरीबन कोई 26 क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम जो है बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि रिजिड हॉलो स्फीयर इज इमर्ज डीप इन वाटर एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट. It experiences an upthrust which propels it towards the surface of water. Which graph best shows the variation with time t of its upward velocity? एक स्फीयर है, उसको आपने वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ है, ठीक है। ये वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ है, उसको आपने जो वो क्या किया कि छोड़ा उसको छोड़ेंगे तो अपथ्रस्ट क्या करेगा, अपथ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ उठाएगा। अब अपथ्रस्ट जो है वो एक अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स होती है। जब उसके ऊपर एक अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स लगेगी तो उसकी वजह से ये एक्सीलरेट करेगा ऊपर की तरफ। जब भी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, जैसे एयर करेंगे तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगी इसके ऊपर, वो बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस की तरह उस पर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा ऐसा कम होता रहेगा और कम होते होते फाइनली जीरो हो जाएगा और फिर ये टर्मिनल स्पीड गेन कर लेगा। मतलब बिल्कुल वही होगा जो कि एयर में गिरते वक्त होता कर लेगा और इसकी स्पीड जो है आगे जाके इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जिसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यानी कि ये जब एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो इसके एक्सेलरेशन को काउंटर करेगी और उसको जीरो कर देगी। बिल्कुल वैसे ही जब वो ऊपर छलांग मारते हैं हवा में तो आपका एक्सेलरेशन डाउन क्या करती है, रेस जो है वो उस एक्सेलरेशन को जीरो कर देती है। ऐसे ही यहाँ पर जो है जो काम एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड करती है यानी कि ऊपर से नीचे गिरते वक्त करती है, ये काम जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन डाउनवर्ड करेगी। यानी कि इस फिर जब ऊपर मूव कर रहा होगा लिक्विड में तो उसकी नीचे की तरफ जो फ्लूइड फ्रिक्शन उस पर लगेगी और उसके एक्सेलरेशन को जीरो कर देगी, इसलिए आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है कि रिजिड क्रॉस शेप structure having four arms PO, SO, QO and RO, each 1 meter long, is pivoted at O. Forces act on the ends of the arms and on the midpoints of the arms as shown. What is the magnitude of the resultant movement on the structure about O? तो ये कह रहा है कि ये बताएं कि जो है वो इस डायग्राम पर रिजल्टेंट मूवमेंट कितना लग रहा है। कह रहा है कि इस डायग्राम पर रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो कितना लग रहा है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस डायग्राम पर जितने मूवमेंट्स है ना सारे कैलकुलेट करना पड़ेंगे आपको। सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट कितने हैं, फिर सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितने हैं, ठीक है। और फिर उनका डिफरेंस लेंगे तो रिजल्टेंट मूवमेंट आ जाएगा। अब ये सारी रॉड्स की लंबाई 1 मीटर है, उससे 0.5 मीटर दूर होगी। इसमें से क्लॉकवाइज कौन कौन सी फोर्सेस घुमाएंगी इसको, जो क्लॉकवाइज घुमा रही है 20 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमा रही है, सीधे जो कि इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने सारे राइट साइड पे लेती है। 50 का डिस्टेंस पिवट से यानी कि O से 0.5 है, 20 का डिस्टेंस जो है वो भी 0.5 है और इस वाले 50 का डिस्टेंस भी 0.5 है, क्योंकि तीनों फोर्सेस मिड पे लग रही हैं। इनको आपने ऐड किया तो उनका टोटल मूवमेंट बन रहा है 60। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन की फोर्सेस हैं, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये वाली फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे ही ये दोनों फोर्सेस भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो आपके कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 1 2 3 4 5। 30 into 0.5 है ये वाली मूवमेंट, 70 into 1 है ये वाला मूवमेंट, और इसके बाद जो है वो एक और 30 into 0.5 है ये वाला मूवमेंट हो गया, फिर 20 into 0.5 है ये वाला मूवमेंट हो गया, और फिर 70 into 1 है ये वाला मूवमेंट हो गया। इन पांचों मूवमेंट को ऐड करेंगे तो टोटल बन रहा है 180।
तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है 180 और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका बन रहा है 60। तो 180 और 60 का डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा 120। तो रिजल्टेंट मूवमेंट 120 न्यूटन मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कपल। कपल जो होता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है? कपल की डेफिनेशन होती है कि वो ऐसी दो फोर्सेस होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, लेकिन वो एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमें कपल अप्लाई करें लाइक दिस, ये फोर्स लगाई और ये फोर्स लगाई, तो इस कपल की वजह से ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर मूव करेगा नीचे मूव करेगा, बल्कि ये घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो कपल जैसी दो फोर्सेस होती हैं, कपल जो होती हैं वो ऐसी दो फोर्सेस होती हैं कि वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करती हैं, उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करती कभी। यानी कि वो रोटेशनल जो है वो मोशन प्रोड्यूस करती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि सीधी मोशन जो प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसलिए स्टेटमेंट ए जो बिल्कुल करेक्ट है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट एट पॉइंट बी एंड डब्ल्यू ऑन द ऑब्जेक्ट। The two forces form a couple. The shape of x and y as shown. So which expression gives the torque exerted by the couple? यहाँ पे टॉर्क मालूम करना है। अब ये कपल आपके सामने देखें, एक फोर्स तो ये है आपकी इस तरफ लग रही है और एक फोर्स ये है आपकी जो कि इस तरफ लग रही है, ये कपल हो गया। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस कितना है y। तो लिहाजा इस कपल का टॉर्क कितना होगा? कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि F मल्टीप्लाई बाय y। तो इसने कपल की वैल्यू आ रही है F मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज बी आंसर आ रहा है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। The diagram shows a crane supporting a load L. A mass provides a balancing load W. The position of the load is such that the system is perfectly balanced with W into X is equals to L into Y. The ground provides a reaction force R. The distance X does not change. If the load is moved further out so that the distance Y increases and the crane does not topple, so which statement is correct? ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि L मल्टीप्लाई बाय Y ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और W मल्टीप्लाई बाय X ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, W मल्टीप्लाई बाय X हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और L मल्टीप्लाई बाय Y हो गया आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अब वो क्या कर रहे हैं, ये दोनों बैलेंस है और ये बीच में रिएक्शन फोर्स है, यानी उस ग्राउंड की लग रही है। वो कह रहे हैं कि हम इस डिस्टेंस x को जो है मूव नहीं करेंगे, ये अपना डिस्टेंस x इतना ही रहेगा, लेकिन हमने लोड को थोड़ा सा राइट पे मूव कर दिया। तो जब हम लोड को थोड़ा सा राइट पे मूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि ये आपका लोड है, ये वेट है, ये पिवट है, ये डिस्टेंस y और डिस्टेंस x है। अब आपने लोड को थोड़ा सा ले जाकर जो है ना राइट पे शिफ्ट कर दिया, लोड को थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट कर दिया, तो लोड को थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस x जो है इसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे, डिस्टेंस x को हम मूव नहीं करना चाह रहे। तो अब क्या होगा कि अगर डिस्टेंस x को मूव नहीं करना चाह रहे के लिए पिवट को आपको थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जो आपने डिस्टेंस y बढ़ाया है ना वो कम हो जाए और डिस्टेंस x थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि क्लॉकवाइज मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाए और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ज्यादा हो जाए और दोबारा से बैलेंस हो जाए। तो आपको वो ऑप्शन देखें इसमें आपका पिवट थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट हो गया, इस ऑप्शन देखें तो आपका पिवट सेंटर से थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट हो गया है, ताकि आपने जो लोड एल को जो थोड़ा सा दूर किया है उससे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ा है वो काउंटर हो सके, वो बैलेंस हो सके, ताकि इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट थोड़ा सा कम हो सके और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा बढ़ सके और ताकि सिस्टम दोबारा से जो है बैलेंस हो सके। ठीक है, ताकि सिस्टम जो है दोबारा से बैलेंस हो सके। क्वेश्चन नंबर 32। The diagrams show two ways of hanging the same picture. In both cases, a string is attached to the same point on the picture and looped symmetrically over a nail in a wall.
The forces shown are those that act on the nail. In diagram 1, the spring loop is shorter than in diagram 2. In diagram 1, the spring loop is shorter than in diagram 2. Which information about the magnitude of the forces is correct? देखिए बात यह है कि ये आप एक पिक्चर है, एक पेंटिंग है, उसको आपने हैंग करना है उसको, ठीक है। अब इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ, तो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। अब इसको हैंग करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक धागा यूं बांधा, एक धागा यूं बांधा, और इन दोनों धागों का रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ लग रहा होगा यूं करके। अब ये रिजल्टेंट जो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये वेट के बराबर नहीं होता, वेट अगर ज्यादा होता ये धागा टूट जाता, और अगर ये आर ज्यादा होता वेट से तो ये पेंटिंग ऊपर उछल जाती। पेंटिंग अगर बैलेंस्ड है, ये पेंटिंग अगर जो है वो स्टेशनरी है, तो उसका मतलब है कि जो ऊपर की धागों की वो नीचे का फिरने वाले वेट के बराबर है। और ऐसा दोनों केसेस में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो वेट बैलेंस होना चाहिए इससे R1 से, और यहाँ पर भी वेट बैलेंस होना चाहिए R2 से। तो इसका मतलब है कि R1 जो है वो भी वेट ऑफ पेंटिंग के बराबर है, और R2 जो है वो भी वेट ऑफ पेंटिंग के बराबर है। तो दोनों डायग्राम में R1 और R2 की वैल्यू तो बराबर है, ठीक है। दोनों डायग्राम्स में R1 और R2 की वैल्यू तो बराबर हो गई, क्योंकि दोनों जो है तो दोनों हो गए बराबर, जनाब हो गए बराबर। उसके बाद जो है अब ये देखें कि ये दोनों धागों में टेंशन है, यानी कि अगर आप गौर से देखें, अगर इसके कंपोनेंट बनाए आप यहाँ पर, तो ये बनेगा T1 cos थीटा और ये बनेगा T1 sin थीटा, बन गया। इसी तरह इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये बनेगा T2 cos थीटा, दोनों दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, और ये ऊपर की तरफ बनेगा T2 sin थीटा और T2 sin थीटा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ T1 sin थीटा बराबर है R1 के, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ T2 sin थीटा, ये दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे, R2 के बराबर होंगे, ठीक है। एंगल यहाँ पर कम है, यानी कि ये थीटा छोटा है, और यहाँ पर एंगल ज्यादा है, यानी कि ये थीटा बड़ा है, ठीक। तो अगर आप T1 निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, R1/2 sin थीटा के बराबर आएगा। यहाँ पर आप T2 निकालेंगे तो बराबर आएगा R2/2 sin थीटा के बराबर आएगा। ये वाला थीटा बड़ा है, तो थीटा जितना बड़ा होगा, गौर से सुने, थीटा जितना बड़ा होगा साइन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी T2 की वैल्यू उतनी कम होगी। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कम है, तो आपका डिनोमिनेटर छोटा है, तो T1 का आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा कंपेयर टू T2। तो चूंकि T2 के लिए थीटा ज्यादा है, तो T2 के लिए साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू आएगी यानी कि ज्यादा आएगी, यानी कि जब डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो T2 का आंसर जो है T1 से छोटा आएगा। तो पहले यहाँ पर जो है T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हमारे एनालिसिस ने हमें ये बताया जो है ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। A light rigid rod XY has an object of weight W fixed at one end. The rod is in equilibrium, resting on a roller at Z and a vertical wall at X. The roller exerts a force R on the rod as shown. The diagram shows the direction but not magnitude of forces R and W. So in which direction of the force on the rod at X? X पे force किस तरफ लगेगी? देखें वेट आपका डाउनवर्ड है, R जो है वो आपका, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। हम जो फोर्स यहाँ पर एक्स पर लेंगे उसका एक कंपोनेंट जो है वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट इस तरफ होना चाहिए और एक कंपोनेंट उसका इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि जो एक कंपोनेंट है वो तो इस वाले फोर्स को बैलेंस कर सके, इसको बैलेंस कर सके, ठीक है।
और दूसरा ये कि अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे पिवट ले लूँ Z पर, तो इसका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर इसमें दो कंपोनेंट एक्स पर इस तरफ बनेंगे तो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। यानी कि एक्स पर जो फोर्स लग रही होगी वो इस तरफ लग रही होगी, लाइक दिस। इसलिए हमने डी को जो है वो चूज किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ बॉल। ठीक है, द डायग्राम शोज अ बॉल of weight W hanging in equilibrium from a string. कह रहा है the string is at an angle theta held away from the wall by horizontal force P from a metal rod. कह रहा है कि what is the relationship between the magnitudes of T, P and W? इन तीनों फोर्सेस में आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक, देखें पहले तक आप इनकी अगर वेक्टर ट्रायंगल बनाएं तो ये W आएगा। ठीक है, ये W आ गया भाई। फिर आपने ये P बना दिया और फिर फाइनली आपने क्या बना दिया, फाइनली आपने T बना दिया और ये एंगल जो आपका थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर cos थीटा जो है बराबर होगा किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि W अपॉन T, या फिर W बराबर होगा किसके, T cos थीटा के। ऐसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि P अपॉन T के, या फिर P बराबर होगा T sin थीटा के। और ऐसे यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इनका T का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P बराबर है T cos थीटा के, हालांकि P बराबर आ रहा है T sin थीटा के, तो याद है ये रिलेशनशिप गलत है। अब लेगा T बराबर है P प्लस डब्ल्यू के, तो T तो P प्लस डब्ल्यू के बराबर कहीं से भी नहीं है यहाँ पर। और सी में लिखा हुआ है कि टी स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के, तो हाँ ये बात सही है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर टी स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर होगा, तो लिहाजा हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि 4 बीम्स ऑफ द सेम लेंथ ईच हैव 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट, व्हिच बीम हैज, कह रहा है कि इस डायग्राम में 0 रिजल्टेंट फोर्स है और 0 रिजल्टेंट टॉर्क है। देखिए बात यह है कि यहाँ पर अगर आप फर्ज करें कि पहले डायग्राम को देखें तो इसमें ऊपर की तरफ टोटल फोर्स लग रही है 50 और 30 यानी कि 80, और नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 90, तो रिजल्टेंट फोर्स तो यहाँ 0 नहीं है, तो लिहाजा ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी में देखें आप, ऊपर की तरफ फोर्स है 36 और 70 यानी कि 106, और नीचे की तरफ भी 106 है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है। अब जरा रिजल्टेंट टॉर्क देख लेते हैं। जब रिजल्टेंट टॉर्क 0 होता है तो आप किसी भी पॉइंट पर पिवट लें, टोटल आंसर आपका 0 आना चाहिए। हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं मूवमेंट पिवट, तो ये मूवमेंट बनेगा 17 और ये मूवमेंट बनेगा 36 इंटू 50 यानी कि 1800। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है देखें टोटल मूवमेंट या टोटल टॉर्क जो बराबर नहीं आ रहा, तो बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी अगर हम देखें तो सी में ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है 35 एंड 28, तो दैट मेक्स इट 63, नीचे की तरफ भी 63 फोर्स है, बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ पे पिवट ले लें और कैलकुलेट करें तो इसका मूवमेंट बनेगा 35 इंटू 30, 35 इंटू 30 का मतलब होगा 1050 शायद, यही होगा 1050। और इसका मूवमेंट देखें 28 इंटू 50, तो 28 इंटू 50 का मतलब होगा 1400। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर नहीं आ रहे, तो लिहाजा यहाँ पर रिजल्टेंट टॉर्क 0 नहीं है। टी में देखें तो ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितनी है 70 और 42 यानी कि 112, और नीचे की तरफ भी 112 है। अगर आप इस वाले पॉइंट पे पिवट ले लें तो ये फोर्स बनती है 70 इंटू 30, 70 इंटू 30 का मतलब होगा 2100। ठीक है, और ये फोर्स बनती है 42 इंटू 50, मतलब मूवमेंट बनता है इसका 42 इंटू 50 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2100।
तो देखिए यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स भी रिजल्टेंट फोर्स 0 बन रही है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल है, और हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पिवट लिया तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स भी 0, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। Large container in an oil refinery, 3 oils of different densities are mixed. No chemical activity occurs. The mixture consists of 1200 kg of oil of density 1100 kg per meter cube, 1500 kg of oil of density 860 kg per meter cube, and 400 kg of oil of density 910 kg per meter cube. So what is the density of the mixture? किसी भी मिक्सचर की आप डेंसिटी मालूम कर सकते हैं अगर आपको उस मिक्सचर में टोटल जो मास है वो पता हो और उस मिक्सचर में जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको पता हो। तो अब किसी मिक्सचर का टोटल मास और टोटल वॉल्यूम पता है तो उसका रेशो मिक्सचर की डेंसिटी होता है। ये तीनों मासेस आपको पता है, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल मास आ जाएगा, और तीनों की डेंसिटी पता है तो डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम बराबर होगा मास अपॉन डेंसिटी है। तो पहले की का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम 1200 किलोग्राम मास को 1100 डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, दूसरे का वॉल्यूम मालूम करने के लिए 1500 को हम 860 से डिवाइड करेंगे, और तीसरे का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम 4000 को 910 से डिवाइड करेंगे। टोटल वॉल्यूम आपका आ गया 7.23 मीटर क्यूब। वो आपने तीनों मासेस को जमा किया, 1200 प्लस 1500 प्लस 4000 डिवाइड बाय 7.23, तो आपकी जो एवरेज डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 927 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में वो कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ पेपर इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। A typical sheet of paper has a width of 210 millimeter. 500 sheets of paper is 50 millimeter. So what is the mass of a single sheet of paper? तो सिंगल शीट ऑफ पेपर का वॉल्यूम मालूम करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, मास आ जाएगा। अब एक सिंगल शीट ऑफ पेपर की विड्थ हो गई 210 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.210 मीटर। लेंथ है उसकी 300 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। अब जहां तक हाइट का ताल्लुक है, थिकनेस का ताल्लुक है, तो 500 शीट्स की थिकनेस 50 मिलीमीटर है, तो एक शीट की थिकनेस कितनी होगी? 50 डिवाइड बाय 500, यानी कि 0.5 मिलीमीटर, नहीं सॉरी 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और 0.1 मिलीमीटर को आप डिवाइड बाय क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो लिहाजा ये वॉल्यूम निकलने के बाद इसको आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शीट का मास आ रहा है 0.005 किलोग्राम, यानी ये 5 ग्राम्स का आंसर आ रहा है बी। And S are made from material of the same density. Block T is made from a material of twice the density of the material of the other blocks. The cross-sectional area and height of each of the blocks are shown. Which two blocks exert the same pressure on the? लेकिन सबसे आसान तरीका ये कि आप इसमें ना रोजीएच का फॉर्मूला लगा लें। रोजीएच का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो रोजीएच का फॉर्मूला लगाने से ये होगा कि जी की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। आपको उसे भी देखना होगा कि हाइट और डेंसिटी जो है वो किसकी सबसे ज्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, इसकी डेंसिटी भी रो है, इसकी डेंसिटी भी रो है, इसकी डेंसिटी भी रो है, लेकिन इसकी डेंसिटी जो 2 रो है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो होगा 2 रो जी एच होगा, क्योंकि इसमें हाइट 2 है, और उसका जो प्रेशर होगा वो भी 2 रो जी एच होगा, और उसका जो प्रेशर होगा वो भी 2 रो जी एच होगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी 2 है। तो इसका प्रेशर रो जी एच है, और इन तीनों का प्रेशर 2 रो जी एच और 2 रो जी एच है, यानी कि जो आपका पी और क्यू है उसका प्रेशर बराबर है, और आर एस टी तीनों का प्रेशर बराबर है। तो ये कह रहे हैं कि विच टू ब्लॉक्स एक्सर्ट द सेम प्रेशर ऑन द ग्राउंड? पी एंड टी, ये रहा पी और ये रहा टी, इनका प्रेशर बराबर नहीं है क्योंकि इसका प्रेशर रो जी एच है, इसका प्रेशर 2 रो जी एच है। क्यू एंड आर, अगेन क्यू का प्रेशर रो जी एच है और आर का प्रेशर 2 रो जी एच है। क्यू एंड एस वही मसला है, क्यू का प्रेशर रो जी एच है, एस का प्रेशर 2 रो जी एच है। फिर कह रहा है एस एंड टी, एस का प्रेशर 2 रो जी एच है और टी का प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39,
liquid Q has twice the density of liquid R. At depth x in liquid R, the pressure due to liquid is 4 kilopascal. So at what depth in liquid Q is the pressure due to the liquid 7 kilopascal? कह रहे हैं कि लिक्विड Q की जो डेंसिटी है वो लिक्विड R की डेंसिटी का डबल है और डेप्थ x पर लिक्विड R जो है उसका प्रेशर 4 किलोपास्कल है, तो किस डेप्थ पर लिक्विड Q का प्रेशर जो है वो 7 किलोपास्कल होगा। अब देखिए इसको हमने इस तरह लॉजिकली सॉल्व किया। हमने कहा कि भाई डेंसिटी ऑफ Q जो है वो ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ R है। इस तरह जो प्रेशर ऑफ R है, जो प्रेशर ऑफ R है जो कि रो जी एच के बराबर होता है, तो वो बराबर होगा डेंसिटी ऑफ रॉ वैल्यू ऑफ जी और डेप्थ कितनी है x। तो जो प्रेशर ऑफ रॉ है, प्रेशर ऑफ आर है जो कि रॉ आर जी इंटू एक्स बराबर होगा वो 4 किलो पास्कल है। जबकि प्रेशर ऑफ क्यू आपको कितना चाहिए, प्रेशर ऑफ क्यू आपको चाहिए वो बराबर होगा डेंसिटी ऑफ क्यू इंटू वैल्यू ऑफ जी, और इसके अलावा जो है वो एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई, जो कि हमें मालूम करना है। डेप्थ ऑफ क्यू हमें मालूम करनी है और ये प्रेशर 7 होना चाहिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, तो डेंसिटी ऑफ आर इंटू वैल्यू ऑफ जी और इंटू एक्स बराबर है 4 के डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ क्यू। अब डेंसिटी ऑफ क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ आर के बराबर है, तो मैंने 2 रॉ आर लिख दिया इंटू जी और वाई, और ये बराबर है 7 के। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रॉ आर से रॉ आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 2y बराबर होगा 4/7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इंटू 4 बराबर होगा x इंटू 7 के, तो y बराबर हो जाएगा 7/8x के किलो पास्कल होगा। 7x/8, 7/8x, इसलिए बी आंसर आया इसका। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एयर ऑन द अर्थ डिक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विद हाइट फ्रॉम 1.22 किलोग्राम मीटर क्यूब एट सी लेवल टू पूर 0.74 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5,000 मीटर। Atmospheric pressure at the Earth's surface on the particular day is 100,000 Pascal. The value of G between the Earth's surface and the altitude of 5,000 meter can be considered to have a constant value of 9.7 meter per second square. What will be the atmospheric pressure at an altitude of 5,000 meter? अब देखिए किसी भी जगह पर किसी भी फ्लूइड के अंदर यानी कि एयर या लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो रो जी एच के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको जो है वो रो जी एच में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर जो है वो क्या नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब डेंसिटी का जो मसला है वो कैसे हल होगा, डेंसिटी का मसला ऐसे हल होगा, ये करें कि जो है ना वो डेंसिटी का एवरेज ले लें, क्योंकि डेंसिटी जो लीनियरली चेंज हो रही है, मतलब 1.22 से लेकर 0.74 तक डेंसिटी लीनियरली चेंज हो रही है। तो अगर कुछ चीज लीनियरली चेंज हो रही है ना, तो उसका एवरेज क्या कर सकते हैं, दोनों को सिंपली ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो डेंसिटी के लिए हमने दोनों डेंसिटीज को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो एवरेज डेंसिटी आ गई। वैल्यू ऑफ जी भी आपको एवरेज मिली हुई है, 9.7 मिली हुई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि वो जो है रो जी एच का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज डेंसिटी लेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ जी लेंगे, तो आपका आंसर जो 52,000 पास्कल आ रहा है मेरे ख्याल से। तो लिहाजा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर पेपर 1। आपका पेपर 1 जो है ये मसला हल हो गया आपका। अब जरा हम बात करते हैं पेपर 2 के ऊपर, और पेपर 2 पर बात करते हैं पहले। टुडे इज 24 दिसंबर 2020 एंड थर्सडे। आपका पेपर 2 कहाँ है, ये रहा पेपर 2।
चलिए जनाब, ये पेपर 2 आ गया आपका। पेपर 2 का पहला सवाल कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर इज गिवन बाय ईपी इक्वल्स टू 1/2 सी sigma square v, where c is the constant and sigma is the strain, v is the volume of the wire. So determine the SI base units of c. अब देखिए, स्ट्रेन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेन जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। v वॉल्यूम है, c कांस्टेंट है, e एनर्जी है, तो इसकी c की यूनिट आपको मालूम करनी है। तो आपको जिस चीज की यूनिट मालूम करनी होती है पहले उसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं। तो c बराबर होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू वी। अब देखें, जब आप यूनिट्स ऑफ सी की बात करेंगे तो यूनिट्स ऑफ सी के लिए आप इस फॉर्मूले में सारी यूनिट्स पुट करेंगे। एनर्जी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ठीक है। एनर्जी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। 1/2 की कोई यूनिट नहीं होती, सिग्मा यानी कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल, मीटर को आप ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। तो जो बेस यूनिट ऑफ सी बनेगी वो बनेगी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। बाय द वे बेस यूनिट किस चीज की होती है याद है आप लोगों को? अभी आप में से किसी को याद है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2 किसकी बेस यूनिट होती है? चलिए खैर, आप लोग अल्लाह ताला माफ करे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि स्टेट 2 SI बेस यूनिट्स अदर देन द किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। किलोग्राम मीटर और सेकंड के अलावा बेस यूनिट्स और कौन कौन सी थी? एक बेस यूनिट आपकी थी टेम्परेचर, और एक यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। गो के हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बात है तो बेस यूनिट्स ना वो भी, तो अगर लिखेंगे तो आप नंबर मिलेगा आपको बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में टेम्परेचर और करंट है तो उसने मैंने वो लिख दिया। फिर कह रहा है मेटल वायर हैज ओरिजिनल लेंथ L नॉट, इट इज देन सस्पेंडेड एंड हैंग्स वर्टिकली एज शोन इन फिगर 1.1। सर उसमें ऐसा यूनिट बतानी थी ऊपर वाले में, क्या बतानी थी? ऐसा यूनिट बतानी थी। हाँ बिल्कुल सही बात, वही ना, वही गलती करती है मैंने तो बच्चे करते हैं ना। चलो खैर, तो आपकी जो ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड मीटर और किलोग्राम के अलावा क्या है? केल्विन है एक, और दूसरी क्या है? दूसरी एम्पियर, ठीक। अब क्या, एक मेटल का वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L नॉट है, उसको आपने सस्पेंड किया, उसके ऊपर आपने वर्टिकली इसको हैंग कर दिया। द वेट ऑफ द वायर कॉजेज इट टू स्ट्रेच, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज E। तो कह रहे हैं शो दैट SI बेस यूनिट्स ऑफ E आर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो E की यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 है। अब देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, कोई सी भी एनर्जी हो वो बेसिकली वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। कोई सी भी एनर्जी हो बेसिकली किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है वो, ठीक है। और वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के बराबर होता है। तो लिहाजा जो यूनिट्स ऑफ एनर्जी बनेगी या यूनिट्स ऑफ वर्क डन बनेगी वो क्या बनेगी? न्यूटन और मल्टीप्लाई बाय मीटर। और न्यूटन जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन खुद जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। यानी जो हमसे चाह रहा था कि एनर्जी की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, हमने प्रूफ कर दी कि एनर्जी की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 है। फिर कह रहा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय E इक्वल्स टू C रो स्क्वायर G स्क्वायर A L नॉट क्यूब। यहाँ G का मतलब, रो का मतलब डेंसिटी है, G का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, C एक कांस्टेंट है, तो C की यूनिट चाहिए आपको। तो C को सब्जेक्ट बना लेंगे इस फॉर्मूले में, C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो C बराबर होगा E डिवाइडेड बाय रो का स्क्वायर G का स्क्वायर A और L नॉट का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका C का फॉर्मूला हो जाएगा।
अब आप ई यानी कि एनर्जी की यूनिट पुट करेंगे तो एनर्जी यूनिट अभी हमने ऊपर क्या ड्राइव किया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्क्वायर करेंगे तो किलोग्राम पे स्क्वायर आएगा और मीटर क्यूब पे स्क्वायर करेंगे तो मीटर माइनस 6 आएगा। जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे तो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेकंड माइनस 4 हो जाएगा। एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होती है मीटर, लेकिन मीटर पे स्क्वायर आएगा क्योंकि लेंथ पे स्क्वायर। ठीक है भाई, क्यूब है सर लेंथ पे। लेंथ पे क्या है, क्यूब है, सॉरी। असल में अभी तबीयत सही नहीं हुई है मेरी, मुझे आज क्लास लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज आखिरी दिन ले लेता हूँ क्लास। तो ये आपका क्यूब आ गया भाई। अब देखें, ये है मीटर माइनस 6, ये है मीटर 2, मीटर 2 4, और 4 में से इसमें से 2 और निकालना है तो मीटर माइनस 6 प्लस 2 और इसका प्लस 2 कैंसिल तो सिर्फ मीटर बचेगा, और ये मीटर पर वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये किलोग्राम इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड -4 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा यहाँ। देखें ऊपर क्या बचा, आपके पास ऊपर आपके पास मीटर बचा, और ये किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, किलोग्राम -1 हो जाएगा, और इस सेकंड -2 पर जाके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मीटर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम -1। तो यूनिट ऑफ सी बन गई किलोग्राम -1 मीटर सेकंड स्क्वायर। अब पता नहीं क्या बना है ये, लेकिन बहरहाल ये आपका बन गया मीटर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम -1। आई थिंक यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी हैज a scalar quantity has magnitude only but no direction, ठीक है, and a vector quantity has magnitude and direction both। जबकि वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। फिर कह रहे कंप्लीट फिगर 1.1 to indicate whether each of the quantities is a vector or a scalar। पावर स्केलर है या वेक्टर है, तो भाई पावर जो है वो एक स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है वेक्टर है, टेम्परेचर जो है वो एक स्केलर है, मोमेंटम एक स्केलर है या वेक्टर है, तो भाई मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि an aircraft is traveling in wind, figure 1.2 shows the velocities for the aircraft in still air and for the wind। अब देखिए ये जो आपका जो है ना एयरक्राफ्ट अगर स्टिल एयर में ट्रेवल करेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 95 मीटर पर सेकंड वेस्ट की तरफ, और जब हवा चलेगी तो हवा चलेगी 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 65 डिग्री का एंगल बनाते हुए। The velocity of the aircraft in still is 95 meter per second to the west, and the velocity of the wind is 28 meter per second from 65 south of east. Here on figure 1.2, draw an arrow labeled R the in the direction of the resultant velocity of the aircraft। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप पता नाम तो बना सकते हैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से। अगर फर्स्ट करेंगे ये आपके एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, तो जहाँ पर एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी खत्म होने से विंड की वेलोसिटी अगर हम बना दें यूं करके, यानी कि हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दें अगर यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें लाइक दिस, तो ये आपका दूसरा वेक्टर आ गया, ठीक है, और ये आपका पहला वेक्टर हो गया भाई, ये आपका पहला वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा
कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड। It should be something like this. That is the resultant velocity. ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरह। क्या डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। अब देखिए जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में आप एंगल शेंगल बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं वो इस तरह से कि देखें ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड 95 है, ये वाली साइड जो है 28 है, ये वाली साइड R है, और ये एंगल आप बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, 180 में से 65 को माइनस करके। तो 180 में से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 115 बचेगा, ठीक है। और इस पर अगर आप जो है कोसाइन रूल लगा लें, अगर इस पर आप कोसाइन रूल लगा लें तो R का स्क्वायर बराबर होगा किसके, R का स्क्वायर बराबर होगा 28 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 इंटू 95 इंटू कॉस 115 डिग्री, ठीक है। तो हमने कोसाइन रूल लगाया इस ट्रायंगल के ऊपर R मालूम करने के लिए। R के सामने का एंगल 115 है, तो इसको सॉल्व करके देखें R की वैल्यू क्या आ रही है। कैलकुलेटर है आप में से किसी के पास, जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर आज आखिरी क्लास क्यों है? क्या मतलब आज आखिरी क्लास क्यों है? आपने बोला था आज आखिरी क्लास है इसलिए ले रहा हूँ। छुट्टी हो जाएगी ना, कल से सर्दियों की छुट्टियां बढ़ जाएंगी ना, वेकेशन हो जाएंगी ना, विंटर वेकेशन हो जाएंगी ना कल से। कल 25 दिसंबर है ना, कल क्रिसमस है, कायद आज़म की वो है, क्या कायद आज़म पैदा हुए थे ना 25 दिसंबर को, तो कल उसकी छुट्टी है, परसों से ज़ाहिर है फिर विंटर वेकेशन हो जाएंगी। अब कॉलेज में इंशाअल्लाह कॉलेज ही खुलेगा 10-11 तारीख को। वैसे इसका आंसर तो बताओ, उसका आंसर क्या है? खुदा के लिए आंसर बता दो उसका। क्या हुआ बेटा, सब लोग क्या सो रहे हो कि बैठे हुए, काम वाम नहीं कर रहा हो? 70.6 आंसर आ रहा है भाई, बकौल। क्या चल रहा है ये? एहतेशाम 70.6 कर रहा है, मलिया जो 110 कह रही है, इसको चेक करो भाई कौन सा सही है यार। तुम लोग यार एक कैलकुलेशन में दोनों मुत्तफक नहीं हुआ थे, कैसे मुसलमान कौम है यार। आगे वाली बताओ भाई, क्या आ रही है सही से बताओ, एक दफा कंफर्म करके बताओ। तो मेरे बहुत सारे सवाल होंगे भी तो उसमें तो 4 5 6 7 8 8 सवाल हैं इसके अंदर। अभी क्या आंसर आया इसका, एक दफा कंफर्म कर दो ताकि की जान छोड़े। वन टाइम एहतेशाम बेटा कैलकुलेटर चलाना सीख लो, तुम गाड़ी चलाना सीखते रहते हो हर वक्त फेसबुक के ऊपर, गाड़ियां जो ख्वाब में चलाने से कुछ नहीं होता, पहले कैलकुलेटर तो चलाना सीखो तुम। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 110 न्यूटन।
ठीक है जी, आर की वैल्यू क्या आ गई 110 न्यूटन आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखें आगे क्वेश्चन आ रहे अभी नहीं हो पाएंगे, टाइम कम है, तो अब इसके बारे में हमें क्या करना है, जरा ये 2-3 बातें गौर से सुननी है, बिल्कुल कान खोलनी है, कान में कोई मैल वैल है इसको साफ कर लें, बिल्कुल तवज्जो दें और पूरी बात गौर से सुने मेरी। देखिए नंबर 1, तो पेपर 2 आपका सोल्यूशन बाकी है, सॉल्व पेपर 2 में आपको अभी से सॉल्व करके सेंड करता हूँ इंशाल्लाह शाम तक। दूसरी बात ये कि जो अनसर्टेनिटी के टॉपिक है, जो चैप्टर 2 में अनसर्टेनिटी का टॉपिक रह गया था ना, वो अनसर्टेनिटी का टॉपिक जो है उसके लेक्चर और उसकी वीडियो आप मुझे शाम में याद दिलाइएगा 4 बजे के बाद मैसेज करके ना, बल्कि नहीं 5 बजे के बाद। तो इसके अनसर्टेनिटी टॉपिक के 2 लेक्चर्स हैं और 2 वीडियोस हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको इत्मीनान से आप बैठ के देखेंगे, वीडियो को लेक्चर्स को देखेंगे, आपका अनसर्टेनिटी का टॉपिक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात ये कि अब आपको करना ये कि फटाफट भाग कर कॉलेज जाएं, और कॉलेज वालों ने टॉपिकल नहीं, कॉलेज वालों ने ईयरली पास पेपर छापे हैं। ठीक है, कौन से पास पेपर छापे हैं? ईयरली पास पेपर्स। तो भाग के कॉलेज आए फटाफट और ये ईयरली पास पेपर पकड़े जाकर। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर जो है वो विंटर वेकेशंस के लिए कुछ होमवर्क दूंगा, और वो होमवर्क ये होगा कि जो कॉलेज से आप पास पेपर पकड़ेंगे ना, इन पास पेपर के जो है ना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों को करने होंगे, इन पास पेपर से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो फिर आप कॉलेज में आएंगे छुट्टियों के बाद, फिर आपको शाबाश मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो दायरे फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा एज यूजुअल। अब यहाँ पर सिर्फ इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं है, क्योंकि इज्जत तो आप लोगों को पता है आने जाने वाली चीज़ है, उसकी तो आपको ज़्यादा परवाह करते भी नहीं है, लेकिन इसकी ये हम जो है जो हमारे बीच में बहुत सारे असाइनमेंट्स नहीं हो सके, टेस्ट नहीं हो सके क्योंकि कॉलेज बंद हो गया था, तो ये जो आप पास पेपर से होमवर्क करके आएंगे ना, इस होमवर्क की बेसिस में आप लोगों को जो है ना मैं आपको मार्क्स दूंगा। तो लिहाजा ये आपका मार्क्ड होमवर्क होगा ये। इसमें ये सबसे पहले आप ये करेंगे कॉलेज जाएं, भागकर आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, जब भी जाएं, जाके ईयरली पास पेपर पकड़ें। तो देखें इसकी इसकी जो पेमेंट है वो तो आपकी फी वाउचर में लगकर आ गई होगी, तो पेमेंट तो आपको मटेरियल की आपने कर ही दी होगी या करनी आपको होगी। तो एक चीज़ इसकी पेमेंट तो आपको करनी ही है, तो उसको लेना तो है ही ना, आज लेना है, कल लेना है, परसों लेना है, लेनी है उसको। तो लिहाजा आप लोग क्या करें, हाँ बिल्कुल लतीशान साहब, आपसे जितने भी आधार लिए थे तो अब सामान के पैसे तो आप दे चुके हैं ना, तो इसलिए फटाफट भाग कर कॉलेज जाएं, पास पेपर ईयरली पास पेपर पकड़ के लाएं, सबसे पहले फिजिक्स के पकड़ के लाएं, बाकी सब्जेक्ट के बेशक बाद में लाएं, फिजिक्स की सबसे पहले पकड़ के लाएं। और मैं आपको जो है व्हाट्सएप का जो ग्रुप है हमारा ऑफिशियल, उस पर ये होमवर्क मेंशन करूंगा कि ईयरली पास पेपर में से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लेकर आने। ठीक है, और ये होमवर्क आपका विंटर वेकेशन का होमवर्क होगा, सबको करना होगा और लाजमी करना होगा। ठीक है, तो 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात क्या बताई कि जो पेपर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है ये सॉल्व करके आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे के बाद। दूसरा है कि अनसर्टेनिटी का टॉपिक जो है इसकी 2 वीडियोस और 2 लेक्चर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे 5 बजे के बाद याद दिलाइएगा कि सर अनसर्टेनिटी की दोनों वीडियो और लेक्चर शेयर कर दें, तो वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको ईयरली पास पेपर जो हैं वो भाग कर लेकर आने, और वो इसलिए भाग कर लेकर आने क्योंकि इसमें से आपको होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क आपको जैसे कॉलेज खुलेगा 11 जनवरी को आपको लाजमी सबमिट कराना होगा, वरना आपकी जान को और इज्जत को बहुत शदीद खतरा होगा मेरे हाथ से। ठीक है, तो तीनों बातें आई होप कि आप लोगों ने गौर से सुन ली, समझ भी ली है। ठीक है, अनसर्टेनिटी का टॉपिक अगर पढ़ना है तो मुझे लाजमी याद दिलाइएगा 5 बजे के बाद, मैं आपको 2 वीडियोस और 2 लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें पूरा अनसर्टेनिटी का टॉपिक और उसकी वर्कशीट सॉल्व की हुई है और अनसर्टेनिटी का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप कि बस सब बातें सबकी समझ आ गई होंगी। अच्छा, आपके वो दोस्त जो कि जो है वो बहुत बड़े नवाब खानदान से हैं और पढ़े हुए सो रहे हैं और क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको भी बराए अगर हम इन्फॉर्म करें इन तीनों बातों के बारे में, बाकी मैं ग्रुप पे भी मैसेज छोड़ दूंगा, ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी दैट इज ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह होप टू सी यू ऑल इन द कॉलेज आफ्टर विंटर वेकेशन, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है वो 11 जनवरी को कॉलेज में होगी। थैंक यू वेरी मच।